नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय पर हमारी श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कोश विज्ञान और अनुवाद पर। हम जानते हैं कि अनुवाद करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता भी होती है। यूँ अनुवाद अपने आप में एक साधना है, किंतु इस साधना को अर्जित करना हो, वहाँ तक पहुँचना हो, उसे आत्मसात करना हो, तो उसके लिए कुछ उपकरण, कुछ साधन चाहिए होते हैं। ये साधन मुद्रित माध्यम या विद्युतीय माध्यम हो सकते हैं। आज 21वीं शताब्दी के और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हम देख सकते हैं कि इन साधनों में, इन उपकरणों में नितांत परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल इन उपकरणों को तैयार किया जा रहा है और प्रयत्न ये किया जा रहा है कि मशीन भी अनुवाद करने में एक सहायक साधन बन जाए। और इससे भी आगे वर्तमान समय में तो मशीनी मेधा, जिसे कृत्रिम मेधा कहा जाता है, वस्तुतः वह यांत्रिक मेधा है, वह भी, और तमाम तरह के सॉफ्टवेयर भी अनुवादकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। हिंदी के या किसी भी भाषा के कार्यान्वयन में इन सभी उपकरणों, साधनों की अनिवार्यता, आवश्यकता यह अनुभव की जाती है। पारंपरिक उपकरणों में कोशों की बड़ी भूमिका रही है। कोश कला अपने आप में एक अलग तरह का अनुशासन भी है। कुछ भाषाविद कोश निर्माण की इस प्रक्रिया को विज्ञान की दृष्टि से देखते हुए इसे कोश विज्ञान भी कहते हैं। यूँ भाषा का शब्दों के सटीक सार्थक चयन का यह जो कार्य है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि साहित्य का अध्ययन करना हो, भाषा का अध्ययन करना हो, शास्त्र का अध्ययन करना हो और भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करना हो, तो इन सभी में हमें अनेक प्रकार के कोशों की आवश्यकता पड़ती है। कोश शब्द एक प्रकार से आगार के लिए, भंडार के लिए, संग्रह के लिए प्रयोग होता है। और जब हम शब्दों के संग्रह की बात करते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के, जैसे रचनाओं के नामों का संग्रह हो, जैसे व्याकरण के अंगों का कोश हो, संज्ञा कोश, सर्वनाम कोश, क्रिया कोश, विशेषण कोश आदि आदि। इसी प्रकार किसी एक युग पर, धारा पर, व्यक्ति के प्रदेय पर यदि उसकी समस्त रचनाओं के आधार पर संग्रहित शब्द संग्रह, उसको कोश में शामिल किया जाए तो वह भी कोश होता है। शब्दकोश और शब्दकोशों में भी अनेक प्रकार के कोश, यानी एक भाषा का कोश, दो भाषा का कोश, द्विभाषी, त्रिभाषी, ट्राइलिंगुअल, और बहुभाषी
मल्टीलिंगुअल ऐसे कोश भी हैं। और यदि एक भाषी कोशों में भी देखें तो हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी, तमिल से तमिल, संस्कृत से संस्कृत, इस तरह के भी हैं। द्विभाषी में संस्कृत हिंदी, हिंदी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, इस तरह के कोश भी हैं। ट्राइलिंगुअल में 3-3 भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। तो एक ही शब्द जिसका मूल स्रोत संस्कृत है, उसका हिंदी में समतुल्य सममूल्य शब्द क्या है, पर्याय क्या है, और फिर उसके लिए अंग्रेजी में किस शब्द को हम समुचित या सर्वथा उपयुक्त मानते हैं। और इसी प्रकार कई भाषाओं में एक साथ, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, उसने तो 22 भाषाओं के शब्दों का भी एक स्रोत शब्द के लिए निर्धारण करते हुए कोश बनाया है। और ये कोश केवल मुद्रित माध्यमों में नहीं है, ये ऑनलाइन भी है, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर हम इन कोशों का उपयोग कर सकते हैं। और कोशों में न केवल भाषा कोश हैं, व्यक्ति कोश हैं, रचना कोश हैं, यानी भाषेतर कोश निर्माण की भी एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा है। अब स्वाभाविक है कि अनुवादक को अनुवाद करते हुए इन समस्त कोशों की आवश्यकता होती है। जब उसे जिस प्रकार की सामग्री का अनुवाद करना हो, दर्शन शास्त्र की शब्दावली, मनोविज्ञान की शब्दावली, राजनीति की शब्दावली, सांस्कृतिक शब्दावली, शैक्षिक शब्दावली, ऐसे अनेक अनुशासनों की शब्दावली, अगर विज्ञान में जाएं तो कृषि विज्ञान की, जीव विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, खगोल शास्त्र की, धर्मशास्त्र की, नीति शास्त्र की, इन सब की अवधारणात्मक शब्दावलियाँ ये अलग से निर्मित है। इनके निर्माण की प्रक्रिया, इनके निर्माण का उद्देश्य वह भी भिन्न है। इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कोश की दुनिया ये भी एक बड़ी दुनिया है। कोश निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया यह भी एक अलग प्रकार की प्रक्रिया और प्रविधि है। धातु कहाँ से, उपसर्ग जो शब्द धातु के पहले लगते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं, अंग्रेजी में उनको प्रीफिक्स भी कहते हैं। जो धातु के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो इन उपसर्गों और प्रत्ययों को जोड़कर भी शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का स्वरूप बदलता है। ये एक अलग तरह का लोक है। इसलिए कोश से अभिप्राय क्या, एक कोश धन के आगार के लिए भी प्रयुक्त होता है। वहाँ कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर होता है, खजांची होता है, उसके लिए उस शब्द का प्रयोग होता है। किंतु शब्द, इनका संग्रह, मुहावरों का संग्रह, लोकोक्तियों का संग्रह, सूक्तियों का संग्रह और विश्वकोश जैसे कोश भी अनेक लगातार सृजित हो रहे हैं, बने हैं। और एक खंड में कई खंडों में 16 खंडों में कोश बने हैं। 5 खंड में, 8 खंड में, 10 खंड में भी इस प्रकार के, जैसे मानव मूल्य शब्दावली कोश बना। तो ये तमाम संदर्भ इस बात के साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि कोश निर्माण की तकनीक
और कोश निर्माण की कलात्मक सूझबूझ, कोश निर्माण का वैज्ञानिक आधार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अनुवाद में अनुवादक को किस प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए किस तरह की कोश संपदा का, कोशों का, अवधारणात्मक शब्दावली का उपयोग करना है, इसका निर्णय उसे अपनी सूझबूझ से, अपने सुदीर्घ अनुभव से करना होता है। हम जानते हैं कि हमारा देश एक बहुभाषा भाषी देश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषा के रूप में देखा गया है। हमारी सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हिंदी यदि राजभाषा भी है तो राष्ट्र की एक बड़ी सशक्त महत्वपूर्ण भाषा है, जो पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अनभिति के साथ जोड़ने का कार्य करती है। इसीलिए हमारे यहाँ राज्यों के बंटवारे भी भाषा के आधार पर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है तो गुजराती, तमिलनाडु है तो तमिल, उड़ीसा है तो उड़िया, पंजाब है तो पंजाबी, इस तरह से राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी। तो बहुत सी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, ये इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है और संस्कृति को सशक्त बनाने वाली शक्ति भी है। इस दृष्टि से मित्रों हम देख सकते हैं कि इस बहुभाषा भाषी राष्ट्र में बहुत से अनुशासन और विषय भी हैं। ज्ञान विज्ञान की अनेक विधाएं, अनेक आयाम हमें दिखाई देते हैं और इन सब अनुशासनों, विज्ञान की शाखाओं का केंद्र भारत रहा है, क्योंकि वह बहुत सी भाषाओं का, भाषाई शक्ति का देश रहा है। एक भाषा एक संस्कृति का वहन करती है, इसीलिए इसे सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से, समेकित संस्कृति की दृष्टि से भी देखा जाता है। इस देश का समस्त वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, इन सब का चिंतन अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इस देश की मनीषा, इस देश की प्रतिभा आदिकाल से जिज्ञासु रही है और उनका चिंतन मनन जिज्ञासाओं को एक उर्वरा भूमि देता है। यानी पाठक के मन में उन समस्त रचनाओं को, प्रदेय को पढ़ने के बाद कुछ और नया, कुछ और अधिक जानने, ज्ञानार्जन और समझ पैदा करने का अवसर भी मिलता है और इच्छा भी जागृत होती है। इस जिज्ञासा के शमन के लिए ये जो जिज्ञासाएं हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, भाषाविद, शास्त्रविद, साहित्यकार, पत्रकार, ये जो जिज्ञासाएं पैदा करते हैं, इन सब के शमन के लिए कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा का भी महत्व हमारे देश में रहा है। उसका निर्वाह लगातार होता रहा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सभी संतों ने, न केवल हिंदी में, पूरे भारत की भाषाओं में जब हम संत साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो वहाँ गुरु को अंग, गुरु को महत्व, इस पर प्रचुर मात्रा में लिखा जाता रहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, संस्कृत में, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में, और हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा तक का आयोजन होता है। गुरु के प्रति शिष्य कृतज्ञ रहता है
अपने को उपकृत मानता है, क्योंकि गुरु शिष्य का पालन पोषण सिंचन कुछ कुछ इस तरह से करता है जैसे उसकी जड़ों को सींच रहा है। वह जो शिष्य रूपी एक बिरवा है, पौधा है, उसको जब गुरु अपने ज्ञान से उपकृत करता है, सिंचित करता है, तो वह अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में, एक बिरवा के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है। फिर उसमें से शाखाएं निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं, फल प्राप्त होते हैं। तो भले ही देखने में ऐसा लगता है कि गुरु जड़ को सिंचित कर रहा है, लेकिन उस जड़ के माध्यम से, उस जड़ के बहाने से वह शिष्य के चहुमुखी और बहुमुखी विकास की तैयारी कर रहा होता है। तो कह सकते हैं कि इस जिज्ञासा के शमन के लिए गुरु शिष्य संबंधों पर साहित्य में, भाषा में प्रचुर मात्रा में लेखन होता रहा है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु का जो धर्म है वो शिष्य को आकार देना, उसकी संरचना को निखारना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे भविष्य दृष्टा बनाना, उसे सुविचारित सुचिंत्य जीवन अनुभवों से लाभान्वित करना, ये गुरु का काम है। इसलिए कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे जीवन अनुभव अर्जित निष्कर्ष, इनका संकलन जब सूक्तियों के रूप में, उक्तियों के रूप में, प्रयुक्तियों के रूप में किया जाता है तो वो भी कोश बन जाते हैं। संकलन और संरक्षण की यह जो विधि है, वह चाहे शब्दों के लिए हो, सूक्तियों के लिए हो, उक्तियों के लिए हो, प्रयुक्तियों के लिए हो, विद्वानों के कथनों के लिए हो, राजनीतिज्ञों के, समाज सुधारकों के मंतव्य का संग्रह इसके लिए हो, यह जो प्रविधि है इसको हम कोश की संकल्पना से जोड़कर देखते हैं। कोश शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से हमारे यहाँ होता रहा है, ये कोई नया शब्द नहीं है। अगर हम अपने ज्ञान परंपरा के साहित्य पर दृष्टि डालें, संस्कृत के दुर्लभ कालजयी ग्रंथों पर दृष्टि डालें, हम चारों वेदों में देख सकते हैं कि ये शब्द अनेक बार प्रयोग में आया है। ऋग्वेद में, उपनिषदों में, पौराणिक साहित्य में हम देख सकते हैं कि कोश का उल्लेख, कोश शब्द की चर्चा यह अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है। देवनागरी लिपि में जब इस शब्द पर, शब्द संरचना पर विचार होता है तो हमें दो प्रकार के कोश मिलते हैं। मूर्धन्य श से जो कोश बनता है, जिसको पेट कटा श भी सामान्य भाषा में कह देते हैं, मूर्धा से उस शब्द का उच्चारण, उस श का उच्चारण होता है। और कोश में जो शब्दकोश है उसमें तालव्य शय का, तालु से संस्पर्श करके जिह्वा उसका प्रयोग करती है। तो दो प्रकार के श हुए, एक मूर्धन्य श जिससे जो कोश शब्द बनता है वह खजाने के लिए, वह धन के लिए, खजांची के रूप में कोषाध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। बैंक में या वित्त के क्षेत्र में चेस्ट कहते हैं, बैंकों में एक चेस्ट भी होती है। और संस्थाओं में कोषाध्यक्ष होते हैं, वहाँ के वित्त को, वहाँ की धनराशि को, जमा पूंजी को, उसको, उसका प्रबंधन करने वाला। और जो तालब विषय होता है वह कोश यानी डिक्शनरी, शब्दकोश, इनके लिए प्रयुक्त होता है। संस्कृत कोश शब्द कल्पद्रुम
एक बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत का कोश ग्रंथ है। इसमें इस शब्द के दोनों रूपों की व्युत्पत्ति पर विचार किया गया और कहा गया जो कोश है वो पुल्लिंग शब्द है। कुश्यते संश्लिष्यते, कुश संश्लेषणे प्लस घन कर्तृ चेति अधिकारणादो शन, यानी कोश को किस तरह से, किस योग से वो बना, उसकी चर्चा की गई है। और कोशाध्यक्ष में जिस कोश का प्रयोग हम करते हैं वह भी पुल्लिंग है। क्ली कुश्यते आकृष्यते, फल पुष्पोत्पादक, मधुमेह परागाद्यो यस्मिन, क्षु ग निष्कर्षे धन घन कर्तृचेति अधिकारणे घन। इन दोनों ही रूपों में कोश शब्द द्रव पदार्थ के रूप में रखने वाले बर्तन के लिए, कनस्तर जिसको कहते हैं, लोक में पीपा भी कहते हैं, ऐसे पदार्थों को, द्रव्य आदि तेल आदि को रखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे भी कोश शब्द के रूप में जाना जाता है, कोश शब्द से जाना जाता है। बादल, मयान, कलिका, धन, समुदाय, भंडार, पान पात्र, जिसको कभी कभी मंजूषा भी कहते हैं, पान रखने का जो एक स्थान है, एक बॉक्स है, उसको भी पान पात्र कहते हैं। चषक, जिसमें पानी भरकर छिड़काव किया जाता है। धन सहित आवास गृह, शरीर पुस्तकागार, शब्दादि संग्रह, अर्थ समूह, ऐसे न जाने कितने अर्थों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। कोश शब्द मूलतः उस वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें कुछ रखा जाता है, संग्रह किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसी से विकसित होकर यह शब्द रुपए को संरक्षित रखने वाला खजाना शब्द का वाचक भी बना। इसी से खजांची शब्द भी बना। हमारे यहाँ परंपरा में खजाने का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है और यह ज्ञान का खजाना, हीरे जवाहरातों का खजाना, शब्द संपदा का खजाना, साहित्यिक जानकारियों का खजाना आदि आदि प्रयोग हम देख सकते हैं। तो ये खजाना शब्द का वाचक बनकर भी कोश शब्द का प्रयोग होता रहा है। तत्पश्चात बौद्ध और जैन साहित्य में गाथाओं या छंदों आदि को संग्रहित करने वाले ग्रंथ के लिए भी कोश शब्द प्रयोग में आता रहा है। हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य के बाद हमें बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में इसके ग्रंथ मिलते हैं। हमारे यहाँ मनीषा और प्रतिभा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो बौद्धों ने भी अपनी मेधा और प्रतिभा से विलक्षण ग्रंथों का सृजन किया है। अनेक कथाएं, गाथाएं, धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर और जो जीव, जगत, ब्रह्म, इन सब की अवधारणा को लेकर बौद्धों ने और जैन साहित्य ने कथात्मक अभिव्यक्तियां भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इन्होंने जो गाथाएं सृजित की हैं वो गाथाएं कथात्मक या काव्यात्मक, छंदों में भी छंदबद्ध पद्धति से भी इस प्रकार की बौद्ध और जैन साहित्य की, नाथ साहित्य की रचनाएं हमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इन सब के संग्रह को तैयार करने वाले ग्रंथ, यानी इन जैसे कथा कोश, कहानियों का कोश हो गया, एकांकी कोश, एकांकियों का कोश हो गया। इसी तरह से नीति कथनों का कोश, तो जो मूल्य
परक जो विचार हैं उनका कोश, इन सब को हम देख सकते हैं। तो कोश शब्द की परिव्याप्ति ये केवल एक शब्द तक या शब्द संपदा तक नहीं है, उसके आयाम बड़े व्यापक हैं, विस्तृत हैं, और शब्दों से बाहर की दुनिया, उनका संग्रह भी हम इसमें देख सकते हैं। उन पुस्तकों को भी कोश कहा गया या कहा जाने लगा जिनमें अर्थ और पर्याय सहित शब्दों का संग्रह या उनका एकत्रीकरण भी किया जाता रहा हो। यानी केवल शब्द नहीं है, शब्द के साथ उनका अर्थ भी है, और अर्थ के साथ उनके एकाधिक पर्याय यदि मिलते हैं तो उनको भी वहां उपस्थित कराया गया है। इस तरह शब्दकोश के अर्थ में कोश यानी संग्रह शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में उस रूप में नहीं था, लेकिन आते आते धीरे धीरे प्रयोग में आते आते ये शब्दों के संग्रह वाला कोश और धन के संग्रह वाला कोश, ये दोनों अलग अलग रूपों में शब्द चल निकले, प्रयोग में आए, उनकी अवधारणा को सुनिश्चित किया गया, और परिणाम ये हुआ कि अब दोनों शब्दों ने अपनी अलग अलग पहचान बना ली है। हिंदी की परंपरा में अगर देखें तो सबसे पहले शब्दकोश अर्थ में कोश के लिए निघंटु, नाम माला, शब्द माला, शब्द रत्न माला, शब्दार्णव, अभिधान चिंतामणि, ऐसे बहुत से शब्द व्यवहृत हुए हैं, प्रयोग में आए हैं। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा और साहित्य की परंपरा में शब्दकोश प्रयुक्ति का अर्थ जो है वो कोश के लिए ही हुआ है, और इसी कोश को निघंटु भी कहा गया। निघंटु अपने आप में एक बड़ा प्रसिद्ध संग्रह है। नाममाला, शब्दमाला, शब्द रत्नमाला, शब्दार्णव, अभिधान चिंतामणि आदि ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग होता रहा है। कोश शब्द का शब्दकोश के संदर्भ में प्रयोग करने के कारण ही अमर सिंह कृत नाम लिंगानुशासन, यानी मूल नाम उसका जो है नाम लिंगानुशासन, यह कोश जो कि भाषा और साहित्य की दुनिया में, कोशों की दुनिया में अमर कोश के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये अमर कोश एक ऐसा दुर्लभ, विलक्षण, एक ऐसा अनुपम कोश बना जिसने बाद में कोश की दुनिया में जो अग्रसर हो रहे थे भाषाविद, भाषा चिंतक, उन्होंने अमर कोश से प्रेरणा ली, शिक्षा ली, और मार्गदर्शन करते हुए शब्द निर्माण की ओर, शब्दकोश निर्माण की ओर वो अग्रसर होते रहे। 1950 के पश्चात हिंदी में कोश शब्द शब्दकोश के लिए, यानी खजाने के लिए, जहाँ शब्दों का खजाना, नामों का खजाना, रचनाओं के नामों का खजाना, मुहावरे, लोकोक्तियों का खजाना, संग्रह, इस रूप में रूढ़ होने लगा। तो 1850 के बाद हिंदी में ये कोश शब्द अपने नई अर्थ छटाओं को लेकर, अपनी नई अर्थ व्यंजनाओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।